हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी के सभी अच्छे हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम फिजिक्स का टॉपिक दोस्तों जाने कवर करने। वो टॉपिक है फोर्स, टर्निंग फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन चारों टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और दोस्तों इसमें हम शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल्स भी साथ करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले जो टॉपिक हमारा वो है फोर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर्स और इसका क्लासिफिकेशन। तो पहले देखते हैं हम फोर्स को। तो फोर्स क्या होता है? अ पुश आर पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, कोई पुशिंग या फिर पुलिंग फैक्टर जो है किसी बॉडी पर अगर एक्ट कर रहा है, विच टेंड्स टू चेंज, मतलब उसका चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? या फिर शेप चेंज करे, अदरवाइज साइज। अगर शेप साइज नहीं चेंज करे तो फिर क्या? उसका स्टेट चेंज कर दे। मतलब अगर मोशन में है तो रेस्ट में कर दे, रेस्ट में है तो मोशन में कर दे। तो ये होता है फोर्स। इसका अगर आपको एग्जाम में आता है तो छोटा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं। अ पुश आर पुलिंग, मतलब ये जो है बिल्कुल नोट्स टाइप का वो छोटा सा ही है डिफिनेशन, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अ पुश आर पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स शेप, साइज और स्टेट ऑफ इट्स मोशन और ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फोर्स की क्लासिफिकेशन। फोर्सेस आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। दो टाइप्स में हैं, कौन कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो चलिए देखते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स पर देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्सेज विच एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जब में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो तब अगर कोई फोर्स लगे तो फिर कौन से फोर्सेस होते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर मतलब फिजिकल कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है? किसी दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, अगर वो रगड़ते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन कब होता है? रगड़ने से होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत हमको पड़ेगी। टेंशन फोर्स, किसी धागे से अगर हम किसी स्टोन को या फिर किसी चीज़ को, बॉडी को लटकाते हैं ना, तो वो भी दोनों कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में धागा और वो, तो उसमें भी टेंशन फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। और फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, किसी दो चीज़ के टकराव में अगर फोर्स हो तो ये फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। अब देख लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, इसका मतलब एक और होता है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, मतलब एक्शन हो लेकिन डिस्टेंस से, मतलब बिल्कुल पास में कांटेक्ट में ना हो, दूर से उनमें एक्शन हो, तो क्या उनसे फोर्सेस होते हैं? वो फोर्सेस होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है फोर्सेस विच एक्ट्स विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज। ठीक है, इसमें बॉडीज़ का कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसा देख सकते हैं नीचे एग्जांपल में है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसे मान लीजिए अर्थ है, वो किसी फ्रूट को अपनी तरफ खींच रही है, तो पहले से कॉन्टैक्ट में है नहीं, और कॉन्टैक्ट में लाने की कोशिश कर रही है, तो जो फोर्स लग रहा है ना वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स लग रहा होता है। एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, आपके पास कोई मतलब दो मैग्नेट्स हैं, उनको आप थोड़ा सा पास रखिए, मतलब बिल्कुल कांटेक्ट में मत रखिए, थोड़ा सा पास रखिए ना, तो दोनों चिपक जाते हैं। उनमें क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, क्योंकि थोड़ी सी दूर से ही एक्शन करते हैं। चलिए अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है? ऐसा यूनिट इसका होता है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे इनमें जो रिलेशन है ना एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में, वो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया? जो 1 न्यूटन होता है ना, ये 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है ये भी दो होता है, ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स जो होता है वो 981 डाइन हो सकता है होता है, और जो किलोग्राम फोर्स होता है केजी, इसे किसको मतलब केजी से डिनोट किया जाता है, और ये हो सकता है कितना, मतलब ये होता है 9.81 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोगों का हमें काम क्या है, आप हमें कमेंट में जाइए और वहाँ पे बताइए कि 1 GF इज इक्वल टू कितना KGF होगा। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू कितना किलोग्राम फोर्स, ये हमें कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कौन सा? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो चलिए अब पहले बात आती है ट्रांसलेशनल मोशन की। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, अ मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अ होल, बॉडी पूरी की पूरी मूव करे एंड एवरी पॉइंट ऑन इट कवर्स सेम डिस्टेंस। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करे। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइकिलिस्ट है ना,
तो ये स्ट्रेट रोड पे साइकिलिंग कर रहा है, तो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है मतलब इसमें इसका लीनियर मोशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्रंट व्हील है ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना उतना ही डिस्टेंस यहाँ का बैक व्हील भी कवर करेगा, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस। और ट्रांसलेशन मोशन के 2 टाइप्स भी दिए हुए हैं। कौन से टाइप्स हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ पे देखिए आप स्ट्रेट रोड पे साइकिलिंग कर रहे हैं मतलब यहाँ पे लीनियर मोशन। अब बारी आती है रैंडम मोशन की। तो रैंडम मोशन क्या होता है? मोशन इन विच द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शंस। और वह डायरेक्शंस को हमेशा चेंज करती रहे। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं एक फुटबॉल प्लेयर का, ठीक है। उसको पता नहीं है बॉल किधर जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, मतलब पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है, कभी इधर कभी उधर मतलब घूमता है, रैंडमली अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जो रैंडमली डायरेक्शन चेंज करे वो होता है रैंडम मोशन, ठीक है। लेकिन याद रहे रैंडमली चेंज करने का मतलब यहाँ पे एक और दिया हुआ है क्या, और देख सकते हैं कि एवरी पॉइंट एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट हो सेम डिस्टेंस को कवर करना चाहिए, तो होता है रैंडम मोशन। चलिए अब इसके बारे में, इसके बाद में हम आ चुके हैं यहाँ पे रोटेशनल मोशन की तरफ। डन। तो अब रोटेशनल मोशन क्या होता है देख लीजिए यहाँ से। मोशन इन विच होल बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। किसी एक फिक्स्ड एक्सिस से ना पूरी बॉडी जो मूव करे, एक किसी फिक्स्ड मतलब कोई एक फिक्स्ड एक्सिस रहे उसके अबाउट सारी बॉडी मूव करे तो होता है रोटेशनल मोशन। एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ अ फैन। आपके घर में फ़ैन तो लगा ही होगा, तो वहाँ पे देखते होंगे छत से ना वो फैन जो होता है टाइट होता है, तो वहाँ पे एक मतलब आयरन रॉड रहती है जिससे टाइट होता है। तो जो रॉड होता है वो उसका एक फिक्स्ड एक्सिस हो गया, उसके जो ब्लेड्स होते हैं ना वो घूमते हैं, क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। तो कौन सा मोशन हो गया वो? रोटेशनल मोशन। वैसे ये पॉटर्स का व्हील, पॉटर व्हील क्या होता है? जो कुम्हार जिससे वो बनाता है, जिसे कुम्हार से अपन बर्तन बनाता है मिट्टी के ना, तो वो भी होता है रोटेशनल मोशन, क्योंकि उसके नीचे एक्सिस रहती है फिक्स्ड। अब इसके बाद हम आ चुके हैं टर्निंग फोर्स की तरफ। कहाँ पे? सॉरी फ्रेंड्स, टर्निंग फोर्स की तरफ। आप देखिए टर्निंग फोर्स क्या होता है? फोर्स विच काजेज रोटेशनल मोशन कॉल्ड टर्निंग फोर्स, ठीक है। तो हमने अभी जो रोटेशनल मोशन है ना वो पीछे भी अभी पढ़ा है, पीछे की स्लाइड में यहाँ पे हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन हो वो फोर्स टर्निंग फोर्स होता है, ठीक है। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है, इससे आप अच्छे से देख लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया नहीं या फिर आप भी कन्फ्यूज हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए हमें कमेंट करके जो बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये एक बार इसे फिर से कन्फर्म कर रहा हूँ। ये जो टर्निंग फोर्स होता है ना, इस फोर्स की वजह से रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्पैनर यूज टू टाइटन अ नट, ठीक है। किसी नट को टाइट करने के लिए स्पैनर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लगाया था, स्पैनर नहीं होता, स्पैनर थोड़ी ना कोई फोर्स है, स्पैनर तो एक ऑब्जेक्ट है। तो स्पैनर पे जो फोर्स लगाया जाता है ना वो फोर्स होता है टर्निंग फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से जो ये नट होता है ना इसमें रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। अब टर्क क्या होता है? टर्क भी एक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट द एक्सिस। मतलब कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है उसका जो इफेक्ट होता है उसी को टर्क बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट जो होता है टर्क बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्क का फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स अप्लाई किया गया है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे इमेज में पूरा क्लियर है। क्या? मान लीजिए ये कोई आपका डोर है, ठीक है, डोर दरवाज़ा कोई, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपका एक पूरा डोर है और यहाँ पे जो लगा हुआ है जिससे मतलब एक तरफ का जो डोर होता है एक तरफ का फिक्स होता है ना, तो मान लीजिए फिक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। तो जहाँ पे फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और जहाँ पे मतलब फिक्स्ड एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है? जो कुंडी होती है ना वहीं पर तो फोर्स लगाते हो, तो कुंडी जो होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है कोई, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब इसके पहले हमारे
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पहला टर्निंग इफेक्ट, अभी मैंने आपको पिछले बताया टर्निंग इफेक्ट, विच टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्निंग इफेक्ट। ओके, तो जो टर्क होता है इसे टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट विच टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है टर्निंग इफेक्ट, ऐसा जो टर्निंग इफेक्ट हो जो कि क्या होता है बॉडी मतलब जिसमें बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अ टर्निंग इफेक्ट विच टेंड्स टू रोटेट बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम चीज़, बस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अब इसमें वीडियो का थोड़ा सा नोट्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गर मूवमेंट आर्म काजेज लेस फोर्स टू रोटेट। ठीक है, अब मूवमेंट आर्म क्या होता है, मूवमेंट आर्म जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आप जो एक वो होता है स्पैनर होता है ना, स्पैनर को जो पीछे पकड़ने वाला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में ये होता है मूवमेंट आर्म, जो पकड़ने वाला होता है इसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है, आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये दैट्स द मूवमेंट आर्म। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, लॉन्गेस्ट मूवमेंट आर्म काजेज लेस फोर्स टू रोटेट। मैंने आपको पिछला सेंटेंस बताया नोट्स वाला, वही है यहाँ पे। तो ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। क्या कीजिए, ये आपको खुद से करना है, क्या करना है, टेक टू स्पैनर, कोई दो स्पैनर लीजिए। स्पैनर ये होता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये होता है स्पैनर, सॉरी, तो यहाँ पे होता है स्पैनर होता है, तो कोई दो स्पैनर लीजिए, एक किसी सेम नट को टाइट करने के लिए। ठीक है, मतलब उसका जो साइज है सेम होना चाहिए, सेम नट को टाइट करने के लिए। वन ऑफ द लॉन्ग लेंथ, ठीक है, एक में करना है, यहाँ पे जो ये मूवमेंट आर्म है ना, एक में लॉन्ग लीजिए और एक में शॉर्ट लीजिए, छोटा वाला लीजिए। ठीक है, स्मॉल मूवमेंट, इसमें एक में स्मॉल और एक में लॉन्ग। ठीक है, और दो अपना नट जो है उसको टाइट करने की कोशिश कीजिए और फाइंड करिए कि विच मतलब कौन से स्पैनर से आप जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एनर्जी लगानी पड़ रही है, किस स्पैनर में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो आप इसको करने के बाद अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे करना यह है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। एक दो स्पैनर लेना है, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, उससे किसी सेम नट को टाइट करना है। ठीक है, और बताना है आपको कि छोटे वाले में बड़े वाले में किस वाले स्पैनर में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है। ठीक है, सो ओके, सो नाउ अब आ गए हैं इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन जानने से पहले जान लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, टू आर मोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, कोई दो फोर्सेज हैं, ठीक है, एक बॉडी पे लग रही हैं और वो मतलब फोर्स हैं, लेकिन वो जो दो फोर्सेज हैं ना वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो वो होता है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, पहला टाइप स्टैटिक, ठीक है, जो होता है पार्टिसिपेंट फोर्सेज डू नॉट शो एनी मूवमेंट, मतलब जो फोर्सेज लग रहे हैं बॉडी पे वो फोर्सेज कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं। दूसरा होता है डायनेमिक, इसमें जो फोर्सेज लग रहे हैं ना वो फोर्सेज मूवमेंट शो करते हैं, फिर भी जो बॉडी होता है इक्विलिब्रियम में रहता है। डन, चलिए अब आ रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ओके, सो अब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है, तो इसे देख लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा ये मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब पहले ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी बॉडी में मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में और अर्थ में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे बोलते हैं ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आप देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या होता है, सॉरी, ओके, सो पॉइंट ऑफ अ बॉडी थ्रू विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ जो है मतलब पूरी बॉडी पे तो फोर्स लगाती नहीं है, अब क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पे लगाएगी। ठीक है,
और उस मतलब पॉइंट पर लगाने के बाद में क्या करेगी, उस पॉइंट पर आएगी, उसके बाद फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी से उसे खींचेगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या नोट्स है, तो ऑल बॉडी वेट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो पूरी की पूरी बॉडी की जो वेट होती है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करती है। चलिए अब इसके बाद में हमारा शुरू होता है। ओके, सो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब इसमें देखते क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसी भी मतलब मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है अगर सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और डायरेक्शन जो होता है इन, इसका जो डायरेक्शन होता है सर्कुलर मोशन का, ये जिस पॉइंट का डायरेक्शन देता होता है ना, उसी पॉइंट का मतलब एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, तो वही हो जाता है हमारा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सॉरी, तो वो क्या होता है, जहाँ से हमारा डायरेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, अब चलिए करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो है ना, बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यहाँ पे जो इस वाले में था, यहाँ पे स्पीड डिफर कर सकता था, पर यहाँ पे स्पीड अगर कांस्टेंट है ना, तभी वो क्या होगा, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट इज शोन बाई टेंजेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे एक पॉइंट है डी, इससे अगर डायरेक्शन ले तो ऊपर की तरफ देखिए जो पहिया है कुछ इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, सॉरी इस तरीके से कुछ घूम रहा है ना, तो इस तरीके से घूम गया। तो यहाँ पे जो डी वाला पॉइंट है, इससे नॉर्थ का डायरेक्शन हुआ, इधर ईस्ट का डायरेक्शन हुआ, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो फिर ऐसे आएगा, तो ये साउथ का डायरेक्शन हुआ। और फिर ऐसे कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, मतलब वेस्ट की तरफ जाएगा, तो वेस्ट का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन देते हैं। आशा करता हूँ आपको डायरेक्शन देना समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब आता है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन अ स्टोन इज टाइड विद अ स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब पहले एक रेफरेंस दिया गया, उस रेफरेंस से बताया गया है। तो क्या रेफरेंस है, व्हेन अ स्टोन इज टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड रेल्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मतलब आपने बचपन में कभी ना कभी तो ऐसा किया ही होगा कि किसी एक मतलब स्ट्रिंग में ना कोई पत्थर या फिर कुछ कोई बॉडी बांध के ना, फिर उसे कहीं सर्कुलर पाथ में घुमाया होगा, तो क्या होता होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ आता है, तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ एक क्या होता है, एक फोर्स होता है जो सेंटर के आउटवर्ड्स जाता है, वो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इसको दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल किस तरह जा रहा है, आउटवर्ड्स, मतलब ये सर्कल से बाहर जा रहा है, और सेंट्रीपिटल जो है सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आ गई है बारी। चलिए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करूँगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, किस ट्रिक से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिससे आपको एग्जाम में नंबर मिले और ट्रिक भी मतलब अच्छा रहे। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या दिया है, द डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज़ 3 मीटर ब्रॉड। ठीक है, 3 मीटर चौड़ा है डोर बिल्डिंग का। इट कैन बी ओपनड बाई अप्लाइंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट मिडल। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर ऐसे कोई विंडो मतलब कोई ऐसे ही डोर है और इसकी लंबाई 3 मीटर है, तो फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस 1.5 मीटर होगा, नहीं होगा। ठीक है, 1.5 मीटर हो गया। अब कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स विच कैन ओपन द डोर। तो लीस्ट फोर्स बताना है जिससे कि डोर को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको एक बताया था कि जितना बड़ा मूवमेंट आर्म उतना कम फोर्स, मतलब मूवमेंट आर्म इसका बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, और जो है मतलब फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए क्या है। पहले आपको गिवन पार्ट में क्या जो लिख दिया है लिख लेना है। फोर्स दिया 100 न्यूटन, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमको, लीस्ट फोर्स अप्लाइड टू ओपन द डोर एंड पोजीशन, मतलब कहाँ पे अप्लाई करना है और कितना फोर्स अप्लाई करना है, ये हमको करना है फाइंड। चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में क्या है, टर्क का फॉर्मूला बताते हैं। टर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैं बताया था अभी। तो फोर्स जो है 100 न्यूटन है, डिस्टेंस है यहाँ पे, तो फोर्स 100 न्यूटन है, तो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे 3/2 मीटर लिया गया है। आप सोच रहे होंगे क्यों,
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है ये है, इसके क्या किया गया है, यहाँ पे सेंटर में लगाया गया है। ये 3 मीटर है तो इसके सेंटर में लगाया, मतलब कितना 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर है। 100 न्यूटन का फोर्स है, मतलब 150 न्यूटन मीटर जो है टर्क हुआ है जब मिडल पे लगाया गया तब। अब लीस्ट फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओपन द डोर। तो लीस्ट फोर्स जो है वो कितना होगा, टर्क इनटू डिस्टेंस, ठीक है, टर्क अपॉन डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स निकालने तो क्या निकालेंगे हम, टर्क, और डिस्टेंस इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो टर्क अपॉन डिस्टेंस, तो टर्क कितना है 150 और डिस्टेंस कितना है 3, टोटल कितना आ गया 15 न्यूटन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर शुड बी अप्लाइड एट द एंड ऑफ द डोर। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे 3 मीटर इसकी पूरी डिस्टेंस है तो आपको मोमेंट आर्म बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा मोमेंट आर्म आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जितना मोमेंट आर्म बढ़ाएंगे उतना ही कम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जितना मोमेंट आर्म बढ़ाएंगे उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 3 मीटर ही है, तो 3 मीटर से ज़्यादा तो मोमेंट आर्म हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, 3 मीटर से ज़्यादा मोमेंट आर्म नहीं कर सकते, मतलब 3 मीटर जो है हमारा वो सबसे बड़ा मतलब डिस्टेंस है, ठीक है, उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये थोड़ा डायग्रामेटिकल है, क्या है, अ वुडन ब्लॉक ए बी ऑफ लेंथ 10 मीटर, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है यहाँ पे ऐसे लिखा है वहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी होना चाहिए, ठीक है। सो ए बी जो है वो है कितना, ऐसे सही कर रहा हूँ अभी, तो ये बी होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी है क्या है 10 मीटर, 10 मीटर इसका लेंथ है, और सेंटर ओ से जो है पाइवोटेड है, यहाँ पे एक सेंटर वो है जिससे पाइवोटेड है, ठीक है। दैट ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ओ बी है वो 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दिया है 2 फोर्सेज F1, यहाँ पे F1 जो फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे जो है ये एंटी क्लॉक होना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं भी इसे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है क्या, F1 5 न्यूटन का एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है, F2 4 न्यूटन का क्लॉक वाइज लग रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन पार्ट में क्या क्या है, OA 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OB 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और F1 5 न्यूटन है, ठीक है, F1 5 न्यूटन, और जो F2 है वो 4 न्यूटन का है, ठीक है। आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज कैसे पता करेंगे, ठीक है। जब ये फोर्स लगेगा, ओके, फ्रेंड्स, ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एक बार, आपको कैसे पता करेंगे कि क्लॉक वाइज फोर्स है या फिर एंटी क्लॉक वाइज, मतलब मूवमेंट कैसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एक बार, आप यहाँ पे देखिए अगर, तो ये जो फोर्स है ना 4 न्यूटन का, ये नीचे लग रहा है, मतलब क्या होगा, ये जो ये जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है, मतलब क्या होगा, ये जो बॉडी ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर मूव करेगा तो किस तरह होता है, क्लॉक वाइज, ठीक है। अब एंटी क्लॉक वाइज कैसे होगा, ये वाला इस पर लगेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, मतलब एंटी क्लॉक वाइज हो गया ये वाला फोर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब फाइंड क्या करना है, टॉर्क ऑफ F1 जो है इसका टर्क पता करना है, F2 का टर्क पता करना है, और टोटल टर्क पता करना है ओ के अबाउट। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो टर्क ऑफ F1 का टर्क कितना होगा, ओके, F1 का जो टर्क है वो कितना होगा, यहाँ पे आप देखिए कि जो F1 जो फोर्स है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वो तो है मतलब 3 सेंटीमीटर। तो F1 इंटू ओ इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। अब टर्क ऑफ F2 का जो टर्क है वो कितना होता है, यहाँ पे F2 जो टर्क हो निकालना है। तो F2 जो फोर्स है वो 4 न्यूटन का है, डिस्टेंस है 7, मतलब 4 इंटू 7 28 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब टोटल टर्क जो है ओ के अबाउट वो कितना होगा, ओके। तो टोटल टर्क ओ के अबाउट कितना होता है मैंने आपको बताया है, ओके, कि जो क्लॉक वाइज, मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्लॉक वाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को किसको पॉजिटिव लिया था, किसको निगेटिव लिया आता है। तो आपको मैंने बताया है भी पिछले स्लाइड में कि जो क्लॉक वाइज मूवमेंट है वो निगेटिव लिया आता है, ठीक है। तो F1 जो है वो एंटी क्लॉक वाइज है, मतलब इसे पॉजिटिव लेंगे, तो F1 को पॉजिटिव ले लिए, और जो F2 है एंटी क्लॉक वाइज है, F2 जो है क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज को निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव ले लिए, -39 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। अब वो पता होगा जो निगेटिव किसको लेते हैं, निगेटिव लेते हैं क्लॉक वाइज को। तो टोटल क्लॉक वाइज मूवमेंट जो है, टोटल निकालना था, तो टोटल क्लॉक वाइज मूवमेंट जो है फोर्सेस का वो कितना हो गया 13 न्यूटन मीटर, ठीक
ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सब। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेश्चन बैंक 999, like the video, share the video and subscribe the channel. So friends, thanks for watching.